हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। घड़ी में वक्त हो गया है 16:16 ऑफ कोर्स, और ये टाइम होता है आपके अपने वाले शो। इसका नाम है क्लिनिक ज्ञान असली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति, एंड मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ मौजूद होने देने के लिए। और हमारे लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सुनते सुनते लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है और हम आपके बीच आते हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों पे, पहलुओं पे बातचीत करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए और हमारे चैट बॉक्स में आ जाइए। जी हाँ, तो भाई एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली प्रेजेंट सेहत सही लाभ। कई बैनर के तले हम लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी बातें, कई सारे सवाल। एंड ऑफ कोर्स आपने ट्यून किया है आपका अपना एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, वो है मच्छरों से रिलेटेड। यार भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी में, और उनसे होती है बहुत खतरनाक बीमारी। अगर एक बार मच्छर ने आपको काटा और आप गलती से कहीं इन्फेक्टेड हो गए तो महीने भर के लिए तो आप बिस्तर पे चले जाते हैं, है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। और आज भी मतलब इतना आधुनिक होने के बाद भी विज्ञान हम कई सारी चीज़ें ऐसी फेस करते हैं कि उसके बाद भी डेथ आज भी बहुत कॉमन है। मतलब लोगों की डेथ जो है वो अब भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं, जिनकी वजह से डेथ जो है कॉज कर रही है, वो आज भी इम्पैक्ट डाल रही है चीज़ों पे। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है बात करने के लिए। जी हाँ, तो भाई हमने मलेरिया के बारे में बात कर रखी है, डेंगू या फिर कहें तो डेंगू के बारे में बात कर रखी है, फाइलेरिया को भी हमने जान लिया कि फाइलेरिया क्या होती है। लेकिन हर बार जो हमारा एक टॉपिक रह जाता है वो होता है चिकनगुनिया का, मच्छरों जी हाँ। से होने वाली बहुत खतरनाक बीमारी। तो भाई आपके अपने सवाल क्या है चिकनगुनिया से लेकर, और आपकी जो भी आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल हैं उनको लेकर के आ जाइए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर है हमारा 6393316429, या फिर डायरेक्ट हमें चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स ऑफ कोर्स आप जितने भी लोग एप्लीकेशन से हमें सुन रहे हैं उनको मौजूद आपके एप्लीकेशन में मौजूद रहता है चैट बॉक्स, तो आप वहाँ पर आके मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस बार जब आप मैसेज करें तो प्लीज़ पहले टॉपिक का नाम डालें और उसके बाद हमें मैसेज करें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आप किस बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं। और आइए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। जी हाँ, तो चिकनगुनिया पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और आइए जानते हैं कि उन्नति मैम का सबसे पहला क्या सवाल है चिकनगुनिया पर। पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि ये जो बीमारी है ये हम्म। मच्छरों से फैलती कैसे है? हाँ, देखिए मच्छरों से फैलती कैसे है। देखिए ये एक तरह के पैरासाइट्स हैं। जैसे मलेरिया जो है वो एक तरह का पैरासाइट है, चिकनगुनिया जो है वो एक तरह का पैरासाइट है। और ये क्या होता है कि ये वायरसेस ज़्यादातर पहले मच्छरों को कंटामिनेट करते हैं। अब चूंकि जब मच्छर कंटामिनेट हो जाते हैं तो वो फिर जिस भी विक्टिम को काटते हैं, जा करके बाइट करते हैं, फिर उनसे वो जो जैसे किसी इंसान को काट लिया या किसी जानवर को काट लिया तो वो उससे फिर स्प्रेड हो जाते हैं चिकनगुनिया से। और जिस तरह से ये मलेरिया और डेंगू फैलता है कि हाँ, एक मच्छर ने किसी इंसान को काटा तो उस मच्छर से पहले उसमें ट्रांसमिट हुआ, फिर वो इंसान से फिर दूसरे मच्छरों में ट्रांसमिट हुआ, फिर दूसरे मच्छरों से दूसरे इंसानों में ट्रांसमिट हुआ। तो इस तरह से इनका जो ये साइकिल है ये चलता रहता है। ओके, जी हाँ। तो हमने ये तो जान लिया कि ये फैलता कैसे है, लेकिन ये होता क्या है? देखिए ये एक तरह का पैरासाइट का डिसऑर्डर है। जैसे कि मलेरिया एक पैरासाइट्स होते हैं, डेंगू का वायरस होता है, तो उसी तरह चिकनगुनिया भी एक तरह का पैरासाइट है। और ये हमारे जब बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमें फीवर आना, बहुत हाई ग्रेड फीवर आना, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा लगना, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में स्पेशली दर्द रहना, ऐसा बहुत सारे केसेस में, बहुत कॉमन जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली घुटनों में वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनमें दर्द रहता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में। और इसके साथ ही साथ जैसे कि दूसरे मच्छर वाली बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू में हम देखते हैं कि प्लेटलेट लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसमें भी वो कंडीशंस देखने को मिलती हैं कि हमारा प्लेटलेट लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है और इसी के वजह से ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। और मतलब कई बार जानलेवा केसेस जिनमें पेशेंट्स की जानें चली गई हैं चिकनगुनिया की वजह से, उनमें भी जो उनका मैक्सिमम पेशेंट में परसेंटेज ऑफ कॉज रहा है वो प्लेटलेट लेवल का बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिकली लो होना रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बात की
बाकी सारी बीमारियों की, तो हर बीमारी जो मच्छर से हो रही है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। हम्म। इसमें ऐसा क्या है जो बाकी बीमारियों से अलग है, और इनमें चिकनगुनिया या फिर कहें मलेरिया या फिर कहें डेंगू, सबसे हम्म। ज़्यादा खतरनाक कौन सी वाली है? देखिए, चूंकि खतरनाक ये तीनों हो जाते हैं एक स्टेज पे आकर के, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर जाने हमको देखने को मिली हैं कि किन के वजह से गई हैं, वो हमको देखने को मिला है डेंगू के वजह से। क्योंकि वो काफ़ी टाइम कम देता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से जो है बॉडी में इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। और सेकंड, अगर हम नंबर पे देखें तो चिकनगुनिया भी काफ़ी ज़्यादा है, और बच्चों में स्पेशली जो है, छोटे बच्चों में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है, और जो डेथ रेशियो है वो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। यानी कि बड़ों में कम रेशियो है। बच्चों की अपेक्षाकृत कम है। बच्चों में जितने केसेस होते हैं चिकनगुनिया के, उसकी अपेक्षाकृत बच्चों मतलब बड़ों में, एडल्ट्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है। जी। ऑल राइट। तो भाई मुझे आपसे यही सवाल करना था कि जिस तरह से डेंगू के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम्म। हफ्ते भर में आ जाते हैं, 2-3 दिन में आ जाते हैं, जी। तो इस बीमारी के सिम्टम्स कितने दिनों में आते हैं? जी, चूंकि इंटुबेशन पीरियड चिकनगुनिया का लगभग 7 से लेकर के 21 दिनों के भीतर का होता है। तो आपको तो हो सकता है कि कंटामिनेशन के बाद या ट्रांसमिशन के बाद जो आपका पैरासाइट है आपकी बॉडी में एंटर किया है, उसके 3-4 दिन बाद आपको माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, और जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो 7 से लेकर के कभी कभी बहुत डिले सिम्टम्स भी आते हैं। ऐसे ऐसे केसेस भी देखने को मिले कि जिनको 10-15 दिन बाद भी देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड अपॉन इम्यूनिटी, बट लगभग 3-4 दिन बाद आपको सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके मतलब 1 हफ्ते बाद लगभग सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, अगर आप जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसका वो नहीं ले रहे हैं तो। अच्छा, आपने मुझसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम्म। जब चिकनगुनिया होता है तो लोगों हम्म। के जॉइंट में दर्द होता है। जी। इसकी वजह क्या है? देखिए, होता क्या है, जैसे इसको अगर ये चूंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। अभी ये इससे कितना कोरिलेट करता है हमारे टॉपिक से ये हमको नहीं पता है, लेकिन चूंकि हम इसके बारे में बताएंगे ज़रूर। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स की मात्रा बढ़ती है, जी। ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, जो फैगोसाइटोसिस, मतलब जो पैरासाइट है, बैक्टीरिया, वायरस है, उनको किल करने का, उनको ख़त्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का जब कोशिश करते हैं, तो उनमें हमें देखने को मिलता है कि जब वो बढ़ते हैं तो वो बढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही सिम्टम आपकी बॉडी में नज़र आए। ओके। तो उसके जो दूसरे सिम्टम्स नज़र आते हैं वो ये आते हैं कि उनसे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग बढ़ती है। और बाकी किसी और में भी ऐसा होता है, यानी कि मलेरिया, डेंगू या फिर फाइलेरिया हाँ में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फाइलेरिया में भी ऐसा होता है, और मलेरिया में और डेंगू में भी ऐसा होता है। लेकिन चूंकि फाइलेरिया का केस थोड़ा सा डिफरेंट है अपेक्षाकृत डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया के। तो इसमें क्या होता है कि जब वो इम्यून सेल्स बढ़ जाते हैं, उनकी मात्रा, उनका काउंट बढ़ जाता है, चूंकि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका लेवल हमारे बॉडी में 4000 से लेकर के 11,000 के क्रॉस होना चाहिए। क्या बात है। जी हाँ। तो जब ये 11,000 के ऊपर एक्सीड करना स्टार्ट करते हैं, या लंबे समय से ये बढ़े हुए हैं, 8-10 हज़ार के आसपास भी हैं, मतलब 11,000 के ऊपर नहीं गए हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है, ये हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। और यही कॉज होता है कि जो हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो जॉइंट्स को अटैक करते हैं, उनमें भी ये होता है कि इम्यून सेल्स जो होते हैं वो जाकर के जॉइंट्स को डैमेज कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स हैं वो, उनका काउंट बढ़ रहा है, क्योंकि उस बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से फाइट करना है, और वो जा करके अपना जो दूसरा रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में दिखा रहे होते हैं, वो ये दिखा रहे होते हैं कि जॉइंट्स में हमारी स्वेलिंग आ रही होती है। तो इसके वजह से जॉइंट पेन ज़्यादातर हम फील करते हैं। तो जॉइंट पेन से बचने का तरीका क्या है? हाँ, अब चूंकि देखिए, जब समस्या इतनी कॉमन सी है तो इसका इलाज भी बहुत कॉमन सा ही होता है। यूजुअली जो हम मान लीजिए पैरासीटामॉल खाते हैं, पीसीएम। ओके। तो जो पैरासीटामोल है, हमें लगता है कि वो हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमारा फीवर को कम करती है, बल्कि उसका जो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो हमारे बॉडी में एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को भी कम करती है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन को भी रिड्यूस करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को भी थोड़ा बहुत कम करती है ये। तो चूंकि जो आप पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन के साथ पैरासीटामोल ले रहे हैं, समटाइम्स ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको कुछ स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, जैसे कि ओमना कॉर्टिल हो गया या बेटनीसॉल टाइप की ऐसे कुछ दे देती हैं, तो उनसे ये चीज़ें आपके इन्फ्लामेशन जो है वो रिकवर हो जाते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। कई बार मुझे फीवर आता है और हम्म। इसकी वजह मुझे पता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई वायरस अंदर गया है, हम्म। ऐसी कोई बैक्टीरिया अंदर गया है, जी। जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो फीवर यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को हाई करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी गए हैं ये किल हो जाए। जी। बट कई बार ऐसा होता है कि हम दवा भी ले लेते हैं और हम्म। हमारे अंदर शायद वो बैक्टीरिया और वायरस खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं हो रहा होता है। हाँ, देखिए होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो साइक्लो ऑक्सीजनेज रिसेप्टार्स होते हैं, कॉक्स रिसेप्टार्स होते हैं, इनहिबिटार्स होते हैं। तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो होता क्या है कि लंबे समय तक सपोज कि आप किसी बीमारी से सर्वाइव करके आए हैं जिसमें आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा होता है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सिम्टम्स चले जाने के बाद, रिकवर हो जाने के बाद भी हमको समटाइम्स और एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसा लोग कई बार कंप्लेन करते हैं कि शाम के टाइम में फीवर आ जाता है, तो राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग को, ये कंप्लेंट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ओके, जी। तो फिलहाल के लिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, करते हैं और भी कई सारी बातें आज के टॉपिक के ऊपर। तो भाई आपके भी अगर कोई सवाल है तो उन्हें ज़रा लेकर आइए और हमसे पूछिए, यानी कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से पूछिए। और ऑफ कोर्स खुद से दवाई करना बंद कीजिए भाई साहब, आपने पैरासीटामोल बहुत खा ली और इस बार आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय। हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली प्रेजेंट सेहत सही लाभ के हेल्थ वाले प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति एंड मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हेल्थ पर ही बात करते हैं। जी हाँ, और आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हर संडे हम 4 से 5 आपके बीच आते हैं। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और जो भी आपके सवालात हैं मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारियों पे, वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बहुत कॉमन कॉमन से सवाल पूछते हैं जिससे हमारे लिसनर भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से परेशान है। जी हाँ। हर बार हम ये पूछते हैं इस बीमारी में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जी। लेकिन मेरा आज आपसे सवाल है कि अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसे कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अब देखिए, चूँकि क्या है कि ऐसी कंडीशन में जब बॉडी को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पेन हो रहा है, वीकनेस भी लगी रही है, तो वो कोई बहुत हैवी वर्क तो कर ही नहीं सकता है। और ये कंडीशन होती है पेशेंट के रेस्ट करने की। तो यानी कि बेड रेस्ट की, और ख़ास तौर पे जो हमारी घर की मम्मियाँ होती हैं, ये बात उनके लिए स्पेशली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनको ज़रूरत होती है बेड रेस्ट करने की, तो एक्टिविटी तो कोई भी ज़्यादा करने की सलाह नहीं दी जाएगी, सिवाय थोड़ा उठ के इधर तो चलने फिरने के अलावा। ठीक है। दूसरी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको तो बिल्कुल नहीं करना है, हैवी कोई काम या बहुत हैवी लिफ्टिंग का कोई अगर ऐसा काम है, तो इसको ऐसे कंडीशन में नहीं करना चाहिए। और कौन से सिम्टम्स आने के बाद आपको अपने वर्कआउट पर थोड़ा सा रोक लगा देना चाहिए। देखिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए मच्छरों से कोई संबंधित बीमारियों के अगर कुछ लक्षण आना स्टार्ट हुए हैं, जैसे फीवर आ रहा है और बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, वीकनेस लग रही है, टायर्डनेस लग रही है, ये सारी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो बिल्कुल आपको अपने वर्कआउट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं कुछ तो 60-70% रिड्यूस कर देना चाहिए। और अगले 3-4 दिनों तक अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए कि वो सिम्टम्स वापस रिकवर हो रहे हैं या फिर वहाँ से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि हमने जब मलेरिया की बात की थी तो कुछ स्पेसिफिक तरीके के खाने से हमने कहा था नहीं खाना चाहिए, जी। जो हैवी है, मसालेदार है, ये तो जी। सबको पता रहता है। हम्म। जब हम आते हैं डेंगू पर, हम्म। तो कई लोग कहते हैं कि दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट जब हम्म। जॉन्डिस की बात करते हैं तो कहते हैं आप छेना खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप शुगर केन का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या चिकनगुनिया में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसे स्पेसिफिक रूप से खाना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी बिल्कुल हैं जिन्हें स्पेसिफिक रूप से खाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, ऐसे कंडीशन में जब प्लेटलेट्स वगैरह घटती हैं, तो ऐसे कंडीशन में सजेस्ट किया जाता है कि आप कीवी फ्रूट हो गया या नारियल का पानी हो गया, ठीक है, पपीता की पत्ती वगैरह पीने की सलाह दी जाती है। तो इनको ज़रूर लेना चाहिए। जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे फलों के जूस वगैरह हो गए, तो ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को इंस्टेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत लेस एफर्ट लगता है हमारे बॉडी को इनको डाइजेस्ट करने में। तो बिल्कुल ये चीज़ें करनी चाहिए और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी आपके सिम्टम्स को रिकवर करने में और आपकी एग्जिस्टिंग जो बीमारी है उससे फाइट करने में। ओके। जी।
तो आप जूस ले सकते हैं और बाकी फल खा सकते हैं, मौसमी फल खाएं। एंड जी। कीवी, खट्टी वाली या पीली वाली? देखिए, अगर खट्टी और पीली से मुझे लगता है कि पकने और कम पकने का कुछ। नहीं 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 नहीं, दोनों अलग अलग होती हैं। एक येलो कलर की आती है और एक आती है ग्रीन। हाँ हमारे यहाँ देखिए, ग्रीन मिलती हाँ है। वैसे जो ग्रीन वाली कीवी होती है स्पेशली हम वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वही ज़्यादा सजेस्ट भी करते हैं। अच्छा, चिकनगुनिया अगर किसी को हो जाता है तो वो हम्म। ऑलमोस्ट कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा? देखिए, अगर इम्यूनिटी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, एज फैक्टर का कोई इशू नहीं है, न्यूबॉर्न न्यूनेट नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है और अगर वो सारी चीज़ों का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं खाने पीने का और प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, तो 15 to 20 डेज़ में वो ठीक ठाक से रिकवर कर जाते हैं। ओके। जी। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ जी, जी। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सवाल आता है हम्म। कि फाइलेरिया की अगर बीमारी की बात चलती है तो हम पहले से दवा खा लेते हैं। हम्म। कोई और बीमारी आ रही है तो हम वैक्सीन लगवा लेते हैं। जी। तो क्या चिकनगुनिया से बचने के लिए कोई दवा या कोई वैक्सीन है जो उसको पहले से दी जाती हो? हाँ देखिए, वैक्सीन्स का क्या है कि वैक्सीन्स सारी बहुत सी ऐसी हैं जो डेवलपिंग फेज़ में हैं, हम उनके बारे में अभी स्टिल रिसर्च कर रहे हैं। जो वैक्सीन्स हम डेवलप कर भी ले गए हैं उन पे भी काम चल रहा है। बट जो खाने वाली दवाओं का मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेंगू मलेरिया इन सब टाइप के मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, जैसे कि अभी मलेरिया के लिए दवाइयाँ दे रहे थे, फाइलेरियासिस के लिए भी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं और एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं, जिसमें वो हमारी जो फाइलेरिया की दवा है वो भी दी जाती है कुछ कंडीशंस में, और कुछ मलेरिया की जो दवाएं होती हैं जो ही इन सभी पैरासाइट्स को किल करने के लिए बनाई गई हैं, उन दवाओं को खाने की सलाह दी जाती है। और एक दवा होती है जिसको आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं, HCQ के नाम से जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोविड के समय में भी प्रचलित हुई थी ये दवा। तो ऐसी दवाएं जो होती हैं वो एक पेड़ होता है, एक स्पेसिफिक पेड़ होता है, आई थिंक उसको इंग्लिश में सिंकोना बोलते हैं। तो सिंकोना नाम का जो ट्री होता है वो काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिशनल टाइम से यूज़ भी किया जा रहा है ऐसी जगहों पे जहाँ पे मच्छर पनपते हैं और वहाँ पे मच्छरों से होने वाले संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसकी जो छाल होती है, उसकी जो छिलके होते हैं, उनसे चूँकि दवाइयाँ बनती भी हैं, आज के मॉडर्न साइंस में भी बनती हैं, तो डायरेक्ट वो मतलब रॉ फॉर्म में और नेचुरल फॉर्म में ही वो दवाइयाँ भी लंबे समय से खाई जाती हैं। खाने की सलाह भी दी जाती है कि ऐसे समय पे आप बीच बीच में ऐसी दवाइयाँ लेते रहिए जिनसे अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा मलेरिया या चिकनगुनिया जैसा कोई पैरासाइट ट्रांसमिट हो गया है तो वो उसके लिए फाइट करती रहेंगी वो मेडिसिन। ओके। तो भाई जैसे कि हमें सिम्टम्स आते हैं बुखार के, हल्के फुल्के दर्द के, चाहे वो हेडेक हो रहा हो या फिर हल्का फुल्का कहीं जॉइंट्स में दर्द होता है, तो यूथ मेनली ये करता है कि पैरासीटामॉल ले लिया जी। और उसको खा के सोचते हैं कि हमने 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, जितने दिन फीवर आ रहा है तो हमारा फीवर ठीक हो जाता है। और 3 दिन में कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स होते हैं फीवर के वो कम हो जाते हैं। बट जैसे ही हम दवा छोड़ते हैं तो 4 दिन के बाद वो वापस से रिकवर हो जाता है, यानी जी। कि वापस से आ जाता है वही फीवर, हाँ, वही पेन। बीमारी अपने आप को रिकवर कर लेती है। जी बिल्कुल। जी। तो आप मुझे बताइए कि भाई जब सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हो तो खुद से पैरासीटामॉल लेना किस हद तक सही होता है? देखिए, अगर जैसे आप सपोज करिए कि आपको फीवर आ रहा है या ऐसी कोई कंडीशन है, उस कंडीशन में आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं, कॉमन दवा है, बराबर दी जाने वाली दवा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ध्यान ये रखना होता है कि जैसे जो पैरासीटामॉल का टॉक्सिक डोज होता है वो कुछ जगहों पे 2 ग्राम या कुछ जगहों पे 2.5 ग्राम, यानी कि 2000 mg या 2500 mg, हम फिलहाल 2000 mg को लेकर के चलते हैं। जब भी आप कभी पैरासीटामॉल खा रहे हैं दिन में 2 बार या 3 बार, तो आप ये ध्यान रखें कि पैरासीटामॉल का डोज कभी भी 2000 mg के ऊपर ना एक्सीड करने पाए 24 घंटे में, ठीक है। दूसरी बात, पैरासीटामॉल अगर आप 2-3 दिन 4 दिन तक ले रहे हैं, उसके बाद सिम्टम्स आपके रिकवर हो रहे हैं, फीवर आना कम हो जा रहा है और बॉडी का पेन भी कम हो रहा है, 2-3 बार आप पैरासीटामॉल ले रहे थे, 2 ही बार लेना पड़ रहा है, अगर सिम्टम्स रिकवर होते हुए दिख रहे हैं तो ठीक है, उतना सेफ है। बट अगर आप कॉन्टीन्यूसली दिन में 3-4 बार पैरासीटामॉल का यूज़ कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, डेली प्रतिदिन आप पैरासीटामॉल खाते हैं, तो ये आपका जो है ये कंडीशन लीड कर सकती है हेपेटोटॉक्सिसिटी की तरफ, मतलब लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ आपको पैरासीटामॉल का नहीं करना होता है।
और ये सिर्फ बीमारी को लेकर है या फिर रेगुलर वे में, जैसे कि हमारी घर की जो फीमेल्स होती हैं उन्हें मेनली एक शिकायत रहती है कि मेरे सर में दर्द रहता है जी ऑल द टाइम, या तो उनके सर में दर्द रहेगा या तो उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जी और वो इसके लिए दिन में 2 बार 1 बार ज़रूर से वो दवा खाती हैं, दवा खाकर ही सोती हैं, वरना उन्हें नींद नहीं आ रही है। जी तो आप उनके लिए भाई क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे पैरासीटामोल ले रही है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो सोचती हैं कि मैं हेल्दी हूँ, पूरा दिन काम करते हैं, चलते फिरते हैं और इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जी तो ये सिम्टम्स किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और लगातार पैरासीटामोल लेना उनके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस है? अब देखिए, चूंकि जब बात यहाँ महिलाओं की आपने कर दी है, तो इसमें होता क्या है कि महिलाएं जो हमारी हैं वो ज़्यादातर, मुझे लगता है कि हर 10 में से लगभग 7 और 8 महिला कुछ कॉमन डेफिशिएंसीज की शिकार होती हैं, जैसे लाइक आयरन, हाँ, लाइक जिंक। आयरन डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। दूसरी बात, चूंकि महिलाएं ज़्यादातर समय घर में बिताती हैं, या अगर जो वर्किंग वुमेन भी हैं वो अपने ऑफिस में या अपने कार्यालय में बिताती हैं, तो मुझे लगता है कि विटामिन डी डेफिशिएंट भी बहुत हमारी, मुझे लगता है कि 10 में से 7-8 महिलाएं तो विटामिन डी डेफिशिएंट हमको मिल ही जाएंगी। तो ये जो आपका पैरों में दर्द बना रहना, झंझनाहट रहना, टांस लग जाना, सर में दर्द रहना, चक्कर सा आना, कभी कभी उलझन घबराहट हो जाना, देखिए इसके सबसे पहले तो कभी भी फीमेल पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले ध्यान हमारा उनके डेफिशिएंसी के तरफ ही जाता है कि आयरन, बी कॉम्प्लेक्स या डी की डेफिशिएंसी तो इनको नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसकी डेफिशिएंट हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपको उन सिम्टम्स को रिकवर करने के लिए। और रही बात जो पैरासीटामोल आपने ले ली या नॉर्मल कोई पेन किलर ले ली, देखिए हफ्ते में अगर आप 1-2 बार यूज़ कर रहे हैं, 3 बार हो जा रहा है, तो ठीक है, उतना कॉमन हम समझ सकते हैं कि एक बार नॉर्मली आप ले रहे हैं। बट अगर इससे ज़्यादा लग रहा है, हफ्ते में 4-5 बार 6 बार आपको रेगुलर बेसिस पे अगर खाना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, और ये धीरे धीरे आपके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पैदा कर ही रहा है। ओके। तो फिलहाल के लिए हमारे एक लिसनर का भी क्वेश्चन आया है कि सर मेरी मम्मी को रहता है पैरों में दर्द बहुत, क्या करूँ, वो बहुत दवा खाती हैं। हाँ, अब देखिए, अगर दर्द बहुत रहता है तो सबसे पहले अगर वो टेस्ट कराना चाहें तो इन सारी चीज़ों के टेस्ट करा सकते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है या नहीं, और बाकी ऐसी चीज़ें हैं या नहीं। बट अगर फिर भी अगर मान लीजिए कि नहीं भी हो रहा है, तो कुछ आपको कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे अगर आयरन की कमी लग रही है तो कोई आयरन का सप्लीमेंट एटलीस्ट दिन में 1 बार, और दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप न्यूरोबियॉन्ड की टैबलेट आती है, न्यूरोबियॉन्ड 4, ये लेकर के 15-20 दिन या 1 महीने तक खिला सकते हैं। इतना करने के बाद भी अगर उनका पेन में और इन सब चीज़ों में रिकवरी नहीं हो रही है, वो दर्द कॉन्टीन्यूली बना रह रहा है, तो इसके लिए फिर आपको कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी होंगे, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल और ज़रूरत पड़ी तो कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लेवल वगैरह को भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में ध्यान रखें, विटामिन D3 भी दे ही दें आप, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार लेनी होती है, तो एक हफ्ते पर 4 गोलियाँ 1 महीने के लिए इनको आप दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम विटामिन B12 की बात करते हैं जी तो सिर्फ पैरों में दर्द होता है या फिर आपको कहीं पे झंझनाहट भी महसूस होती है? देखिए, जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी होते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे चीज़ें। लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें हर ऑलमोस्ट चीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो उसी तरह जो हमारे बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B3, B6, B12, ये सारी विटामिन्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और दूसरा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो जब इसकी कमी होगी हमारे बॉडी में, तो हमारे डाइजेशन पे भी कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि झंझनाहट, ये कई बार होता है कि हाथों में, पैरों में, स्पेशली लिम्स में तो बहुत ज़्यादा, मतलब पैरों में और दोनों हाथों में आपको झंझनाहट देखने को मिल जाती है। टांस उनको बार बार लगता है। टांस? टांस का मतलब ये एक टिंगलिंग होती है, जैसे पैर एक जगह पे अटक जाता है, इसको एक कॉमन भाषा में ओके। जो हमारे क्षेत्रों में लोग इसको टांस लगना कहते हैं। पैर अटक जाता है और बहुत ही क्रॉनिक पेन होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो पैर जो है वो रिलीज हो जाता है, ऐंठन आ जाती है पैरों में। तो मे ये, बी ये काफ मसल्स में ज़्यादा होता है। हाँ, चूंकि ये काफ मसल्स में होता है, और हमारे हैंड, मतलब ये जो रेडियल मसल्स होती हैं, समटाइम्स पैरों की मसल्स में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं।
तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी विटामिन B12 या बी के और भी फॉर्म्स है, विटामिन बी डेफिशिएंट है। तो इसीलिए न्यूरोबियॉन फोर्ट, विटामिन D3 और कोई आयरन का सप्लीमेंट, एटलीस्ट ये तीनों जो है आप एटलीस्ट 10-15 दिन या 1 महीने के लिए कंटिन्यू करके आप देखेंगे। अगर पेन में और इन चीज़ों में अगर आपको रिकवरी दिख रही है तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ टेस्ट करके देखेंगे। ओके। तो जब हम बात कर रहे थे चिकनगुनिया की और उसमें हमने डेफिशिएंसीज के ऊपर बात की, तो डेफिशिएंसीज में मुझे ना एक चीज़ याद आती है। जी। हमारी जो फीमेल्स हैं हम्म। उन्हें हर महीने एक साइकिल होता है, जी। सभी को पता है। किसी का फ्लो बहुत हाई होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का कम होता है। और कहीं ना कहीं फीमेल्स के अंदर जो आयरन की कमी होती है वो इसकी वजह से भी होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आयरन की कमी होने का फीमेल्स में। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएंगे कि जो फीमेल्स हैं हमारी, जिन्हें हर महीने इस 5 दिन की जो पीरियड्स होते हैं, साइकिल होती है, उनसे गुजरना पड़ता है, क्या हर किसी को आयरन की टैबलेट लेना ज़रूरी है या फिर सिर्फ वही टैबलेट्स ले जिनका फ्लो बहुत हैवी है? देखिए, जिनका फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है, और दूसरी बात आप इस चीज़ को समझें कि आयरन की क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में आयरन की रिजर्व भी होते हैं। मतलब वो हमारी बॉडी में आयरन स्टोर करके रखती है, जब कभी भी आयरन की कमी होती है तो वो रिलीज़ भी करता है। हमारी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को आयरन की डेफिशिएंसी हो। आप इस चीज़ को एक नॉर्मल अगर मैं लक्षण बताता हूँ, तो जब कभी भी आप अपने हाथों को देखेंगे और दूसरे कुछ लोगों से कंपेयर करेंगे तो कुछ लोगों के हाथ में बराबर लाली दिखती है, मतलब रेडनेस काफ़ी ज़्यादा दिखती है, जैसा कि उन्नति मैम अभी चेक कर रही हैं, तो मुझे कम दिख रहा है बिल्कुल, इनके मेरे हाथों हाथों में में। कम है। हाँ, इसमें ज़्यादा दिखेगी, इसमें कम दिखेगी। हाँ, मतलब ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल करके देखना पड़ता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो ब्लड का फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जी। हाथों को नॉर्मल स्टेज में ऐसे 5 मिनट के लिए रखें आप, और उसके बाद जो है देखेंगे, तो अगर रेडनेस आपको प्रॉपर दिख रही है तो मतलब एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा लो नहीं है। दूसरा, जब आप अपनी आप ऐसे आँखों के को ऐसे हो करके अंदर की जो पलकों को अंदर देखेंगे, जी, जी, तो जी। उसमें आपको अगर प्रॉपर रेडनेस दिख रही है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप 2-3 लोगों को ऐसा करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो। ओके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा एनीमिक तो नहीं है, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी तो नहीं लग रही है। अगर उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि हाँ रेडनेस कम है मेरे अंदर। अच्छा, दूसरी बात, चलने फिरने पे आपको कोई हैवी जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, ऐसा कुछ काम करने पे आपको ब्रीथलेसनेस लगेगी, सांस फूलेगा आपका, अगर आपके आरबीसीज या हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर वो कम है तो कहीं ना कहीं आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप लगभग 10-15 दिन 1 महीना लेने के बाद फिर डिसकंटिन्यू कर दीजिए। फिर कुछ समय के बाद ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना है। 100 mg का टैबलेट दिन में एक बार काफ़ी रहेगा। ओके, तो अब हमारा लास्ट सवाल ये है आपसे कि मच्छरों से बचने के लिए, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा तो एक जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक प्रोफाइलैक्सिस क्या है और थेरेप्यूटिक क्या है। तो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब हो गया बचाव करना। कंटामिनेशन से आप जितना ज़्यादा बचाएंगे आप उतना ज़्यादा लोगों को बचा पाएंगे। और इसके लिए जो हमारी सरकार बहुत सालों से गाइडलाइन जारी कर रखी है, आसपास पानी का जमाव ना होने दें, मच्छरों का जब सीज़न हो तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, बारिश के समय में आसपास जो पानी जमा हो उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे चीज़ों का मतलब छिड़काव करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। घरों में भी जो मच्छरों से प्रिवेंट करने के लिए गुड नाइट हो गया और ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉयल वगैरह होते हैं जो लोग जलाते हैं, उन सभी चीज़ों का उपयोग करके आप मच्छरों से आप बचाव करिए। दूसरी बात ये है कि जब कभी भी ऐसे सीज़न में आपको कभी भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, पेन आ रहा है, नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें लग रही हैं, तो आप अपने टेस्ट करा सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़े क्या होता है ना कि जैसे लोग, अभी आपका एक प्रश्न था कि पैरासीटामोल की टेबलेट लोग लेके खा लेते हैं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कॉमन फीवर आ रहा है, मतलब अभी 2 दिन 3 दिन पहले आप ठीक थे, आपको अचानक से फीवर आने लग गया, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका जो फीवर प्रोफाइल होता है, आपका एक CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको आप अगर कहीं हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं, CBC। और एक टेस्ट हो गया विडाल, जो हम टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। MP का मलेरिया पैरासाइट का कार्ड का टेस्ट होता है, हम मलेरिया पैरासाइट के टेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा इतने वैसे काफ़ी होते हैं। चिकनगुनिया वगैरह स्पेसिफिक कंडीशन में जब हमको लगता है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी,
तब हम डिटेक्ट करते हैं। और आपका कंप्लीट ब्लड काउंट में चूँकि आपका प्लेटलेट लेवल वगैरह सब कुछ अंदाज़ा लग जाता है। सपोज़ कि आपका प्लेटलेट लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, तब हमें डेंगू को भी टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है, चूँकि 1000-1200 रुपये के आसपास का टेस्ट होता है, इसलिए डॉक्टर्स इसको फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन में नहीं रखते हैं। बट सीबीसी, विडाल और एमपी, मतलब इतने 3 टेस्ट जो होते हैं ये आपको सबसे पहले करा लेने होते हैं। और ऑलमोस्ट ये जो तीनों टेस्ट हैं ये लगभग आपका 700-800 रुपये के आसपास के टेस्ट हो जाते हैं, ये मैक्सिमम। तो आप ये टेस्ट खुद से भी करा सकते हैं, सेल्फ भी जा करके करा सकते हैं, और अगर इनमें कोई चीज़ पॉजिटिव दिखती है तो आप इसके लिए मतलब फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको इनसे कंटामिनेशन हो गया है तो आप 2-3 दिन 4 दिन अगर उसके बाद भी फीवर नहीं रिकवर हो रहा है तो आप नज़दीकी अपने चिकित्सा केंद्र पर जाएं, वहाँ पर सलाह लें, और आवश्यकता पड़ने पर वो टेस्ट करा करके और आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, तो मुझे लगता है आप चैट बॉक्स की तरफ रुख करना चाहें क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। जी हाँ, तो हमारे लिसनर्स से हम 1 to 1 बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारे किन लिसनर्स ने हमें क्या भेजा है। तो उन्नति मैम, आप ज़रा प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगी? बिल्कुल। सिद्धांत जी का मैसेज आया था, गुड इवनिंग सर एंड मैम, गुड इवनिंग टू यू। जी हाँ, बहुत बहुत गुड इवनिंग सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केकी जी ने लिखा है, डॉक्टर साहब और आरशुरती मैम जी प्रणाम वंस अगेन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आपके फेवरेट वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में। एंड ऑफ कोर्स साथ ही लिखा है केके जी ने कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। एंड इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए क्या करें? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए क्या करना होता है? तो देखिए, आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए आप सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हरी सब्जियों का और जो सीजनल फल होते हैं, जैसे आप देखने को पाएंगे कि अलग अलग सीजन में आपको अलग अलग फल मिलते हैं, तो जो सीजनल फल होते हैं उनका आप ज़्यादातर सेवन करें। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे आयुर्वेद में हैं, जैसे गिलोय हो गया, पपीता की पत्ती हो गई, अदरक, मुलेठी, इन सारी चीज़ों का काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। च्यवनप्राश जो आते हैं अच्छी कंपनियों के, उनमें भी ज़्यादातर आंवला और ये सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। फलों का सेवन करें, सूखे फलों का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, और बाकी के जो आपको सप्लीमेंट्स मैंने बताया उनका आप सेवन कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। मतलब सारी कड़वी चीजें देखिए, अगर आप च्यवनप्राश लेते हैं तो नहीं, वो तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब मीठा हो करेला जाता है, तो गिलोय ये जी सारी हाँ, चीजें कड़वी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कड़वा खाते रहिए और अच्छा अच्छा मतलब मीठा मीठा बोलते रहिए। जी हाँ। एंड सॉन्ग को लेकर काफी सारे मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच। सिद्धांत जी का सवाल यही था कि मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दर्द होता है। और उसके लिए हमने आपको बताया, और आप उन चीज़ों का थोड़ा सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, और लगभग 10-15 दिन करने के बाद फिर उनका ओपिनियन दोबारा से बताएंगे। एंड केके जी लिख रहे हैं कि सर जी हमारे दाहिने हाथ और दाहिने पैर में टांस पकड़ता है, कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा? ऐसे कंडीशन में सीरम विटामिन B12 होता है, ठीक है, विटामिन B12 की जांच कराई जाती है, लेकिन आप B12 की जांच थोड़ी सी महंगी होती है, तो इसको कराने से अच्छा है कि आप न्यूरोबियॉन फोर्ट हो गया या न्यूरोकाइंड नाम की इंजेक्शंस आती हैं, ये लगभग 4-5 इंजेक्शंस एक एक दिन छोड़ करके लगवा लेंगे तो आपके सिम्टम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ऑल राइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, एंड आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त हो गया है अब विदा लेने का। जी हाँ, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके पसंदीदा वाले शो में, और सेम टाइम सेम जगह पे जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आपकी अपने वाले एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन पर लगातार, क्योंकि आगे आने वाले शोज और भी होने वाले हैं कमाल। सो ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।